नमस्कार, मैं हूं कुमार शशिवर्धन और आज इंटरव्यू की न्यूज़ टैंक के इंटरव्यू की इस कड़ी में मैं आपके साथ बातचीत कराने जा रहा हूं डॉक्टर अजय पाल शर्मा से आईपीएस। सर, कोरोना काल चल रहा है, इस बीच काफ़ी नेगेटिव खबर आई हैं, लेकिन अभी 10वीं 12वीं का रिज़ल्ट आया है। उसमें सभी सफल बच्चों को अलग अलग तरीके से बधाइयाँ दे रहे हैं। जो असफल बच्चे हो गए हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, असफल जो रहता है उसको ये आइडिया रहता है कि किस कारण से असफलता मिली है। जी। जो पहली बार में या नॉर्मल तरीके से सफलता प्राप्त कर गया है उसको वो स्ट्रगल का उतना अंदाज़ा नहीं हो पाता जितना सफल को हो पाता है, और इसीलिए वो और भी ज़्यादा कैपेबल रहते हैं आगे सक्षम रूप से कामयाब होने में। और अगर वो उस पर गहनता से विचार कर लें और उन चीज़ों को अच्छी तरह से समझें तो आगे उनकी असफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जी सर, आप एक आईपीएस हैं और अभी यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट आया है, इंटरव्यू पेंडिंग में इंटरव्यू होने जा रहा है, तो ऐसे बच्चे जो इंटरव्यू में अभी सामना करेंगे उनके लिए आपको क्या एडवाइस है? देखिए, मेरा मानना ये है कि हार्डवर्क हमेशा ज़रूरी होता है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी कंसिस्टेंसी को ना छोड़े, और जितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी हार्डवर्क में उतनी ही कामयाबी के चांसेस ज़्यादा। जी। तो जो मेन परीक्षा में जो उन्होंने सवाल लिखे थे इंटरव्यू में, उसका कितना चांस है कि ये सब भी उनको कितना रिवाइज करके जाना होगा? देखिए, इंटरव्यू में जनरली जो एक कहा जाता है कि जो हमारा बायोडाटा है, जो हमारी पूरी डिटेल्स हैं हमारे से जुड़ी हुई, उसके संबंधित प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं। जिस जगह से हम संबंधित हैं, जिस फील्ड से हम संबंधित हैं, जो हमारी एजुकेशन बैकग्राउंड रही हो, तो उस चीज़ के साथ में आदमी पूरी तरह से थॉरो होना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। और डेफिनेटली जो ऑप्शनल्स ऑप्ट किए जाते हैं या जिन सब्जेक्ट्स में हमारी स्पेशलाइजेशन होती है तो उसके संबंधी पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए। जी। ड्रेस कोड और ये आचरण का कितना ध्यान रखा जाए? डेफिनेटली कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करती है। आपके विचार, आपकी वाणी और आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों एक साथ होनी चाहिए, तीनों में सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। और जब इन तीनों में सिंक्रोनाइजेशन होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रभाव जो सामने इंटरव्यू लेने वाला है उसके ऊपर पड़ता है। बिल्कुल। जो एक अधिकारी बन जाता है आईपीएस, मान लो आप ही हैं, तो इसमें घर परिवार का कैसे मैनेज और बैलेंस कर पाता है एक अधिकारी? देखिए, ये व्यक्ति के ऊपर है, क्योंकि उसके समाज में रहते हुए जो भी जिम्मेदारियां हैं उसमें बैलेंस रखते हुए उसको निर्वाह करना चाहिए। चाहे काम का कितना भी प्रेशर हो, साथ में फैमिली को या अपने जो सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, उनके बीच में टाइमिंग का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और अल्टीमेटली एग्ज़ाम भी इसी तरह से टेस्ट किए जाते हैं आदमी को कि वो कितना बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं। स्टडीज़ के दौरान अलग अलग सब्जेक्ट हैं, कई बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड रहता है, तो उसमें किस तरह से आप बैलेंस बैठाते हैं वो भी इसी का एक टेस्ट है। अच्छा, हर एक इंसान में एक अलग तरह का टैलेंट होता है, कोई अच्छा गायक होता है, कोई अच्छा लिख सकता है। एक अधिकारी जब आ जाता है अपने पोस्ट पे, तो इस सब का अगर उसमें हुनर है तो कैसे उस तरह को लेके चल सकता है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई उसकी हॉबी है, जैसे कि आपने देखा हो कि तमाम ऐसे ऑफिसर्स हैं या तमाम ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी गार्डनिंग की हॉबी को इस तरह से परस्यू किया, या सिंगिंग की हॉबी को परस्यू किया, या म्यूज़िक की हॉबी को परस्यू किया। तो एक हॉबी, एक अपना शौक़ है जो कि आदमी को हमेशा, क्योंकि अगर वो इनहेरेंट है, इनबिल्ट है, तो उसको कैरी करना चाहिए। बिल्कुल कैरी करना चाहिए। आप एक आईपीएस हैं, आपको कई नाम से जाना जाता है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अभी मैं एक साइट पे पढ़ रहा था, लिखा था कि अपराधियों का काल अजय पाल, सिंघम, तो इस तरह के नाम हैं। तो आप अपराध और अपराधियों को लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी भी अपराधी के द्वारा किसी निर्दोष व्यक्ति का उत्पीड़न किया जाता है जो कि कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसलिए जो भी अधिकारी इस पोजीशन में बैठे हैं जहां वो अपराध के ऊपर काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर जम कर के काम करना चाहिए। और अपराध होना अपने आप में एक तरह से कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाता है। और जैसा कि वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही हमेशा निर्देश आदेश रहते हैं कि किसी भी प्रकार की टॉलरेंस अपराध के प्रति नहीं बरती जाएगी, तो पूरी तरह से वही जज्बा, वही जुनून सबके अंदर होना चाहिए कि अपराध के प्रति किसी प्रकार के कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप डेंटिस्ट डॉक्टर थे और आपको इलाज मरीजों को करना था, यहाँ अपराधियों का इलाज कर रहे हैं, तो ये एकदम संक्रमण कैसे आया आपके जो कैरियर उसमें? देखिए, अपराधी भी एक तरह से मरीज ही है, अपराधी भी बीमार है, चाहे उसकी सोच का बीमार कहें, उसको मानसिक बीमार कहें। लेकिन जो आदमी दूसरे के खून पसीने की कमाई लूट करके
और उसके ऊपर अपना हक जता रहा है, तो वो मैं उसे मानसिक बीमारी कहूँगा। तो इस तरह से वो भी ऐसे लोगों का इलाज ही है। अच्छा, आप पश्चिम के ज़िलों में कब रहे हैं और पश्चिम में अपराध ग्राफ काफ़ी ज़्यादा रहा है, आप किन कारकों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी है उधर की, फिर भी ऐसी क्या कारण कि पश्चिम के ज़िलों में ज़्यादा अपराध चरम पर रहा है? देखिए, मेरा मानना ये है कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है या फाइनेंशियल स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं। इसी कारण से जैसे अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की बात करें या पैसों के आदान प्रदान की बात करें तो काफ़ी हायर अमाउंट में होता है। इस तरह ज़मीनों की रेट हाई हैं तो ज़मीनों के लिए झगड़े बहुत हैं, तो इसलिए वहाँ पे ये माफियागिरी और ये जो ज़मीनों के उसको लेकर विवाद को लेकर के या पैसे के लूट खसूट को लेकर के इस तरह के विवाद इसलिए वहाँ पर ज़्यादा हुए, जिस कारण से वहाँ पे इसी संबंधी जो प्रॉपर्टी क्राइम है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा, जो व्यवस्था होती है वो हर बार चुनाव में एक मुद्दा लेके आती लॉ एंड ऑर्डर का, और लॉ एंड ऑर्डर हमेशा वैसे ही चलता रहता है, तो इसके लिए आपका बहुत अच्छा इस पे काम है अपराध रोकने में। तो आपको क्या कारण लगता है कि अपराध कम क्यों नहीं होता? हर व्यवस्था यही दावा करती है कि हमारे मैं आता हूँ तो मैं कम कर दूँगा। देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे काम करने के लिए, और लगातार इस पे काम हुआ भी है। कई अपराधी हैं जो इसमें न्यूट्रलाइज भी हुए हैं पुलिस की मुठभेड़ों में, और कई ऐसे हैं जिन्होंने कस्में खाई कि वो आगे अपराध नहीं करेंगे। उसके लिए पुलिस का लगातार जो रवैया है एक जैसा सख्त रहना ज़रूरी है, और इसमें अगर कहीं बीच में कोई ढील ढाल पैदा होती है तो उससे फिर उनको अपराधियों को पनपने का मौका मिलता है। अगर इसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, लगातार इस तरह से कार्रवाइयाँ होती रहें, तो मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह से अभी पिछले कुछ सालों में गिरावट बहुत ज़्यादा आई है अपराध में पश्चिम में, उसी तरह से आगे अगर कंसिस्टेंसी बनी रहे तो डेफिनेटली ये काफ़ी हद तक चीज़ें हल होंगी। जो सरकार है, आपको लगता है एक पुलिस अधिकारी और सरकार राजनीतिक दबाव ये आड़े आता है एक अफसर के? देखिए, ये डिपेंड करता है कि ऑफिसर कितना दबाव लेना चाह रहा है, और कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो उनको ज़बरदस्ती कुछ सही करने से रोक लेगा। तमाम ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में अभी तक सर्विस में पिछले 8-9 साल की सर्विस में आए हैं जहाँ पर कई प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने कुछ गलत कार्य किए, तो उसके लिए उनको प्रॉपर्ली बुक किया गया और उसमें कार्रवाइयाँ हुई है। एक पुलिस अधिकारी के तौर पे आपका जो जुनून है और जो आपका टैलेंट है अपराध को रोकने में, आपको लगता है कि सरकार उसका पूरा यूज कर पाई है अभी तक? देखिए, पूरी तरह से मौका मिला हमें। जैसे अगर शामली की बात करें, क्योंकि उसको क्राइम कैपिटल कहा जाता था पश्चिम का, इसी तरह से गौतम बुद्ध नगर जो कि फाइनेंशियल क्राइम के हिसाब से बहुत हाई प्रोफाइल था, इस तरह से रामपुर काफ़ी सेंसिटिव था, तो सब जगह पे मौका मिला, और वहाँ पे मेरा मानना ये है कि काफ़ी सुधार वहाँ पे परिस्थिति में हुआ, जिसको लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, बहुत सम्मान, बहुत प्यार वहाँ पे दिया, और इस तरह से उम्मीद है कि आगे भी इस तरह काम लगातार जारी रहेगा। अच्छा सर, फिल्में देखते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल, कभी-कभी। जिस जो पुलिस पे आधारित फिल्में बनती हैं, सिंघम है और सलमान खान की कई मूवीज़ आई हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा रियल लाइफ में भी ऐसा पुलिस अधिकारी के साथ होती हैं कहानियाँ? देखिए, कहानियाँ अल्टीमेटली जो अगर फिक्शनल भी हैं तो बनती कुछ ना कुछ आइडिया तो वो रियल कहानियों से लेते हैं। हाँ। तो अगर हूबहू वैसा नहीं तो कुछ कुछ वैसी चीज़ें होती हैं लाइफ में, और पुलिस ऑफिसर की लाइफ में तमाम तरह की अच्छी बुरी घटनाएं होती रहती हैं। और अगर हम किसी माफिया या किसी बड़े ऐसे संगठन या गिरोह या ऐसे सरगना के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं निडर होकर के, तो डेफिनेटली वो प्रयास करते हैं, तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी, तमाम तरह की खुराफात करते हैं, लेकिन ये एक अच्छे अधिकारी की यही पहचान, यही खासियत है मेरे हिसाब से, कि वो इन चीज़ों से अपने रास्ते से भटके नहीं, डरे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो जीत है वो सच्चाई की होती है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, यूट्यूब पे भी देख रहा था, आपकी कई स्टोरीज़ डली हुई हैं जिनमें आपने ऐसा कुछ काम किया जैसे फिल्मी नाटक की कहानी लगती है, तो कोई ऐसा प्रकरण जो आपको याद हो जो बिल्कुल फिल्मों जैसा हो और आपने उसको अंजाम दिया हो? ये कई ऐसी मुठभेड़ें हैं, कई ऐसे एक्शंस हैं जो क्रिमिनल्स पे जो उस तरह से थे कि जिसमें एक नाटकीय रूप में काम किया, तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी जो ऑपरेशंस हैं काफ़ी क्लासिफाइड रहते हैं, तो इसलिए उसके बारे में चर्चा करना ठीक नहीं। लेकिन हाँ, कई ऐसी चीज़ें हैं काम करते हुए जहाँ पे एक रोल भी हमें प्ले करना पड़ता है, ताकि हम अपने जो मंशा है, जो हमारा टारगेट है, उसको सही तरीके से अंजाम दे सकें। अच्छा सर, एक अलग सी बात है, मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। मैं जब पत्रकार था जी न्यूज़ में, तो मैं अक्सर नाइट शिफ्ट में रहता था, तो और नाइट शिफ्ट में आराम करते थे कि सुबह जब कॉन्फ्रेंस कॉल होगी तो कोई खबर नहीं होगी तो एक खबर तो आ ही जाएगी कि शामली से कोई इनकाउंटर की खबर आ जाएगी। तो क्या वो अपराधी होते थे या फिर वो लगता था कि इनकाउंटर कैसे ट्रैक करते थे रोज़ एक इनकाउंटर एवरेज देना?
देखिए, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि वो एक तरह से क्राइम कैपिटल के रूप में था उस समय, और वहाँ पर पलायन का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म था। और अगर उन दिनों से 2-3 साल पहले का डेटा उठाकर देखा जाए तो वहाँ पर रंगदारी और रंगदारी के लिए हत्या करना, किसी पे हमला कर देना, बच्चियों के साथ में चलते हुए छेड़छाड़ कर देना, तो इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो चुकी थी। और वो क्योंकि अगर एक अपराधी अपराध करके बच जाता है तो उसको देखा देखी कई ऐसे गांव के लड़के हैं जो कि अपराध की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और वहाँ पे जिस तरह से कुछ माफियाज़ ने, कुछ गैंगस्टर्स ने अपना माहौल बना रखा था, उसको देख करके कई लोग ऐसे थे जो अपराध की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। तो वहाँ पे इस कदर तक आपराधिक तत्व शामिल हो चुके थे कि हर गांव में, हर मोहल्ले में कोई ना कोई अपराधी था। और क्योंकि वहाँ पे कई ऐसी जगह थी जहाँ पर पुलिस का जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उसमें हमने काफ़ी तमाम ऐसे रिस्क लेकर के हमारी टीम ने बहुत एग्रेसिवली वहाँ पे काम किया। तो इसलिए स्पेशली मैं ये कहूँगा कि पुलिस कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटी, और जहाँ पर किसी ने पुलिस के ऊपर कुछ एग्रेसिव होने की कोशिश करी तो पुलिस ने उसको प्रॉपर्ली जवाब दिया है। तो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था आपके नाम से कई आपके जो चाहने वाले हैं, फैंस लोग, उन्होंने पेज बना रखे हैं आपके नाम से, उस पर फ़ोटोज़ डलती हैं। उनको देख देख के लोग आईपीएस बनना चाहते हैं, आप जैसा अधिकारी बनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, ऐसा कई एपिसोड हुए जहाँ पे लोगों ने, जब उनके पेरेंट्स ने चर्चा की कि जब बच्चों को लेकर गया ऑफिस में कि ये पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं और पुलिस के प्रति उनको मतलब अच्छी भावनाएं पैदा हुई हैं, तो डेफिनेटली ये सुन के अच्छा लगता है कि अगर आपको देख कर के प्रेरित हो रहा है कि पुलिस विभाग के प्रति उनके नज़रिया पॉजिटिव हो रहा है। और मेरा मानना ये है कि पुलिस अधिकारी बनने के लिए बहुत ही एक आपको टफ होना पड़ता है, आपको एक संघर्ष के लिए रेडी मानसिक रूप से होना पड़ता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखें और अपना पढ़ाई करें अच्छे से, और एक समाज सेवा की जो चीज़ है उसको मन में रखते हुए ये करें तो डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। समाज सेवा की मन में बात रख के काम करें। लेकिन जो अभी का जो आईपीएस का जो प्रोसेस है उसमें हिंदी मध्यम जो वर्ग के स्टूडेंट, वो उनकी संख्या थोड़ी कम आ गई है। बीटेक, एमटेक इस तरह के स्टूडेंट आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या वो उस पढ़ाई जिस उस व्यवस्था से आ रहे हैं वो एक सीट बेस्ड कर रहे हैं बीटेक वाले के लिए भी, और यहाँ आके क्या वो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, ये कमीशन का निर्णय है, किन परिस्थितियों में या किस कारणों से उन्होंने ये निर्णय लिया है वो तो उनको बेस्ट जानकारी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई निश्चय अपनी लाइफ में कर लिया है तो फिर वो उसको हासिल कर लेता है। और कोई भी जो विद्यार्थी अगर इस एग्ज़ाम के लिए उत्तीर्ण होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो डेफिनेटली वो प्रयास करेगा। प्रयास में कभी भी अगर कमी नहीं होगी तो प्रयास कामयाब होगा। आप 2011 बैच के आईपीएस हैं, बहुत कम उम्र में आपने जिलों की कप्तानी भी की है, कई अच्छे अच्छे काम किए हैं। आगे आपका क्या फोकस रहेगा? देखिए, यही है कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया जाएगा, और जहाँ भी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे अपराधी इनके ऊपर और जो आम जनता है उनके कंफर्ट के ऊपर, उनके सिक्योरिटी के ऊपर पूरी तरह से काम किया जाएगा। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे इनकाउंटर्स होते हैं और सत्ता विपक्ष का तो सब काम ही होता है सवाल खड़े करना, लेकिन सोशल मीडिया पे भी कई इनकाउंटर्स पे सवाल उठे हैं, तो ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बनती हैं? देखिए, एनकाउंटर्स की मैं बात करूं कि एनकाउंटर्स कभी बाय चॉइस नहीं होते, बाय चांस होते हैं। और सवाल खड़ा करना डेफिनेटली आज की अगर हम बात करें डेमोक्रेसी में तो लोगों के पास हक है कुछ भी पूछने का, कोई सवाल करने का। बट हाँ, मेरी ये एक गुजारिश भी कहूँगा कि जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके बदमाशों के साथ में लोहा लेते हैं, और मेरे कई साथी ऐसे हैं जो इन मुठभेड़ों में घायल हुए, गंभीर घायल हुए, और एक साथी शहीद भी हुए। तो इसलिए नो डाउट कि सवाल करने का हक हर किसी के पास में है, लेकिन जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी निमित्त है या अन्य जजमेंट्स में भी कि कुछ ना कुछ इंसानियत रखते हुए सवाल करने चाहिए। सिर्फ सवाल करने की मंशा से ही सवाल नहीं करने चाहिए, उनके पीछे जो लॉजिक है, जो पीछे सोच है, जो पीछे मंशा है, उसको देखते हुए सवाल करने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सवाल करने के लिए से सवाल नहीं करने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी आईपीएस, और न्यूज़ टैंक पर आज इनसे हमने बातचीत की। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें न्यूज़ टैंक्स के साथ।